Okay, now look at this topic now. Now this topic belongs to a set of the topics here. And this topic is one of the series of the 5. You call it the congenital heart diseases. Now under the umbrella of congenital heart diseases, at least 5 congenital heart diseases is actually in your syllabus. And one is this. It's called atrial septal defect. The atrial septal defect means that this is a congenital defect in the interatrial septum. Interatrial septum, why the septum is required? वजह ये है कि at the time of development, atrium was a single chamber, single atrium. Actually ventricle was single also. So much so that the great vessel that emerges from the ventricle, it was single also. It was not pulmonary artery and aorta, but this was a single vessel. And you know that there should not be single, atrium should not be single, it should be 2 atria. Because बर्थ के बाद आपको पता है कि एक में ऑक्सीजनेटेड और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके स्टोर होगा इनिशियली, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यकीनन लंग्स से आएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आएगा वाया इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा, और लंग्स से आएगा वाया 4 पल्मोनरी वेन्स। और ये दोनों ब्लड आपस में कहीं मिक्स नहीं होने चाहिए, इसलिए वो जो एट्रियम है उसको एक नहीं होना चाहिए। हालांकि वो डेवलपमेंट पे एक ही था। आप कहेंगे एक क्यों था? आप अगर देखेंगे, अगर वेरी अर्ली इन ऑलमोस्ट द 4th वीक, तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसे, यानी हार्ट एक ट्यूब की तरह होता है, लाइक दिस, ऐसा होता है हार्ट। अब ये हार्ट आप देख रहे हैं, ये इसका आउटफ्लो है, एक सिंगल वेसल है, ये इसका वो चेंबर है जहां ब्लड आके जमा होगा। कहाँ से आएगा ब्लड? एम्ब्रियो के वेरियस पार्ट से भी आएगा, लेकिन एम्ब्रियो के वेरियस पार्ट से आना काफ़ी नहीं है। एक लंबी वेसल आएगी फ्रॉम प्लेसेंटा, क्योंकि असल ऑक्सीजन की सप्लाई तो वो है। बच्चा ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? उसको तो ऑक्सीजन है ही नहीं अपनी। और वहाँ से एक ही लाइफ लाइन होती है जहाँ से ये ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होके, उसका नाम है लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। एक ही अम्बलाइकल वेन होती है, वेनें शुरू में 2 होती हैं, बाद में एक हो जाती है। एक अम्बलाइकल वेन के इस सिंगल लाइफ लाइन पर बच्चा पूरे 9 मंथ्स निकालता है, और ऑक्सीजन लाने की वाहिद सोर्स यही है, और कहीं से ऑक्सीजन नहीं आता। चलो जहाँ से भी आता है, वो बॉडी से आएगा, मदर से आएगा इससे ट्यूब में, और ट्यूब के इस पोर्शन में आएगा। तो इसका मकसद है कि दैट पोर्शन विल एक्चुअली ब्रिंग, तो ये जो वेसल होगी जिसमें से आ रहा है, ये वेन्स होगी, जैसे अम्बलाइकल वेन, कार्डिनल वगैरह वगैरह, ये वेन्स होंगी जो ब्लड को लेके आएंगी, फिर वो उसमें ऑक्सीजनेटेड हो, कुछ भी हो। हर वो वेसल दैट ब्रिंग्स द ब्लड टू द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड द वेन। फिर वो कहीं से भी आ रही हो, उसमें चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्यों ना हो। लंग्स से कोई ब्लड वापस हार्ट की तरफ आएगा, होंगी तो वो वेन्स, क्योंकि लंग्स की तरफ से आ रहा है तो होगा ऑक्सीजनेटेड, तो ये तो वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल ऐसा ही है। मदर से जो आएगी वेसल टू द हार्ट, वो होगी तो वेन, लेकिन वो लाएगी तो ऑक्सीजनेटेड अम्बलाइकल वेन। ये 2 ही एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वेन्स में मौजूद होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए नहीं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की वजह से उनका वेन आर्टरी नाम होता है। एनी वेसल दैट विल ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड वेन, irrespective of regardless of whether it is containing oxygenated or deoxygenated। बस ले ला रही है ना ब्लड वापस, तो तुमने वेन नाम डाल, देखो नहीं कि उसके अंदर कौन सा ब्लड है, और जो लेके जा रही है उसका नाम तुम आर्टरी डाल दोगे, वो देखोगे नहीं इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड, पर लेके जा रही है। एनीथिंग विच विल ब्रिंग दी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, दिस इज कॉल्ड आर्टरी। तो ये क्या होगी? ये वेन होगी। किस में लाएगी ब्लड? हार्ट के डिस्टल पार्ट में। ये ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में। उधर से कहाँ जाएगा? ग्रेट वेसल्स में। ये ग्रेट वेसल्स है। अभी इसका नाम एओर्टा को नहीं पड़ा है। और ये जो यहाँ पर हमने देखा, ये एरिया, इसमें ब्लड जमा होगा और यहाँ से पंप होगा।
तो क्यों ना हम इस पूरे सिंगल ट्यूब को कम से कम 2 हिस्सों में तो तकसीम कर दें। इसको 2 हिस्सों में बांट दो। ऐसे ट्यूब था, बाहर से ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो, ऐसे जैसे ना एक ट्यूब हो, उसमें बीच में हाथ डाल के ऐसे कर दोगे तो उसका जो अंदर का ल्यूमन है उस जगह पर वैसा ही डायलेटेड होगा कि वहाँ थोड़ा नैरो हो जाएगा, ठीक है, उसको हम केनाल कहते हैं। और उस केनाल ने बाहर से ही कंस्ट्रक्शन बनाई हो, अंदर से नैरो केनाल, उसके 2 हिस्से हो गए ट्यूब के, एक केनाल के बाद एक केनाल से पहले। रिसीव कौन करेगा ब्लड को? अब यहाँ से मैं देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन डाल दूंगा ऐसे, तो अंदर देखिए ये केनाल नैरो हो गया ना अंदर, और जहाँ से ये ब्लड रिसीव करेगा ये फ्यूचर का एट्रियम है, यहाँ से ब्लड पंप किया जाएगा, ये फ्यूचर का वेंट्रिकल है। तो इस केनाल का नाम होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल। ये चेंबर ऐसे होता है, ये हार्ट का एक ट्यूब है। अब क्योंकि ये ट्यूब और एलोंगेट होगा और जगह हमारे पास इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ये हार्ट का ट्यूब क्या करेगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे, ये जैसे गाड़ी में आप अगर फोम लेने जाएं मार्केट से, आप गाड़ी में लेके आएँ उसको, 6 फीट का लंबा फोम जो है वो गाड़ी में आ नहीं सकता, तो वो क्या करता है, उसको फोल्ड कर देता है। तो कम से कम वो 6 जो फीट का लंबा फोम होता है वो कितने फीट का हो जाता है, 3 फीट का, लेकिन वो मोटा ज़रूर हो जाता है। कोई मसला नहीं है, मोटा कितना होगा, चलो ये 4 इंच का 8 इंच का मोटा हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो 6 से 3 तो हो गया। उसको आप पिछली सीट पे रख के आराम से लेके आते, क्योंकि जगह इतनी नहीं है कि 6 फुट का ऐसे खोल के आप रखें। तो हार्ट का भी यही हाल है, एट्रियम और वेंट्रिकल ऐसे 180 डिग्री पे सीधे नहीं रह सकते, तो ये हो जाते हैं क्या, बैंड हो जाते हैं। तो यहाँ यूँ समझ लो कि ऐसे बैंड हो जाता है, ऊपर वेंट्रिकल नीचे एट्रियम, ऐसे बैंड हो जाता है। और बैंड हो जाएगा तो एट्रियम छुप जाएंगे पीछे और वेंट्रिकल विजिबल होगा आगे। लेकिन ये बात तय है कि एट्रियम भी एक होगा और वेंट्रिकल भी एक होगा। और किस जगह पर ये बैंड हुआ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल की जगह, ऐसे बैंड होगा। इसका मकसद है कि ब्लड अब ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, लाइक दिस आएगा एट्रियम में, एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल से गुजरेगा और जाएगा वेंट्रिकल में और चला जाएगा ग्रेट वेसल में। क्या अलग अलग कि ब्लड एक ही टाइप का होगा, क्योंकि चेंबर ही एक है। लेकिन क्या आफ्टर बर्थ क्या ब्लड एक टाइप का होता है कि वहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड 2 ब्लड होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, एक का वास्ता सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ, एक का पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ। इसका मकसद ये है कि ये सिलसिला नहीं चलेगा, तुम लोगों को यहाँ पार्टीशंस डालनी पड़ेंगी। और इस पहली पार्टीशन को जो यहाँ हमने डालने जा रहे हैं, वो पार्टीशन आपके एक सिंगल बड़े एट्रियम को 2 में डिवाइड करने वाली है। ये सेप्टम कहलाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। और खुदा न खास्ता उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ गया, या उसमें कोई सुराख हो गया, या उसमें कोई ओपनिंग रह गई, तो वो इंटर एट्रियल सेप्टम को क्या करना था, एट्रियम को 2 हिस्सों में तकसीम करना था। और 2 हिस्सों में क्या, एक बन जाता है राइट एट्रियम, तो दूसरा बन जाता है लेफ्ट एट्रियम। और ये इंटर एट्रियल सेप्टम जो है दिस शुड बी कंप्लीट, ताकि राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा 4 पल्मोनरी वेन से, राइट एट्रियम में ब्लड आएगा इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा वाला ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड, 4 पल्मोनरी वेन्स वाला होगा ऑक्सीजनेटेड। इन दोनों को जुदा करने के लिए ये सेप्टम लाए थे हम। अगर इस सेप्टम में कोई डिफेक्ट रह गया, अगर इसमें कोई सुराख हो गया, तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स कौन सा होगा किसके साथ, ये डिपेंड करता है प्रेशर ज़्यादा किसके पास है। और प्रेशर बर्थ के बाद ज़्यादा लेफ़्ट में होगा, तो लेफ़्ट का ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो है उस होल से आके राइट में मिल जाएगा डीऑक्सीजनेटेड में। और डीऑक्सीजनेटेड में मिलके क्या प्रॉब्लम होगा वो चल के हम देखेंगे। मसला ये है कि ये क्या है सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम बनता कैसे है, ये डिफेक्ट आता कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिक पता लगाना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेडिसिन में इंटर होने के लिए ग्राउंड से नीचे 4 पिलर होते हैं, निकल के मेडिसिन आती है, वो फिर 4 पिलर्स पे खड़ी होती है। वो जो ग्राउंड के नीचे पिलर्स होते हैं ये बेसिकली यहाँ हम डिस्कस नहीं करते।
ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हुए हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपका पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। लेकिन एनाटॉमी में जाते हैं तो कहीं फिर थोड़ा सा खुल के वहाँ पर वो दो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, हिस्टोलॉजी एंड एमरोलॉजी। बात हो रही है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की, तो यहाँ पर तुम्हें वो बेसिक नॉलेज ऑफ एमरोलॉजी काम में आएगी, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि ये डिफेक्ट हुआ क्यों, और फिर आंसर देख सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो सेप्टम डेवलप हुआ है सिंगल एट्रियम में, कमरा एक है, उस कमरे को दो करना चाह रहे हैं, दूसरा कमरा नहीं बना रहे हम लोग, उसी को दो में डिवाइड करना चाह रहे हैं। और उसी को इससे दो में डिवाइड करना चाह रहे हैं कि जैसे ये एट्रियम है, इसमें आने का रास्ता ये है, ठीक है, कौन सा, ये अम्बिलिकल वेन, कार्डिनल वेन, विटेलाइन वगैरह वगैरह, एक ही रास्ता है आने का, ब्लड सारा इधर से आता है, ऑक्सीजनेटेड में इसी में, डीऑक्सीजनेटेड जो भी है यहाँ से ये अंदर आ गया, ये पूरा रूम भर गया, पूरे रूम को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ गई है एक और कमरे की, फिर क्या करेंगे, इसी कमरे में पार्टीशन डालेंगे। अब वो पार्टीशन हम कहाँ से डालते हैं, ये थोड़ा सा आप देखें। अब ये मैंने बताया सीधा तो रहेगा नहीं, ये हो जाएगा ऐसे बैंड, और बैंड को थोड़ा सा मैं लिटरली आपको दिखाता हूँ, इसको समझे थोड़ा आप। इसको अगर बैंड करेंगे तो एट्रियम पीछे चला जाएगा और वेंट्रिकल आगे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ये अब ये आगे वेंट्रिकल है, ये पीछे एट्रियम आ गया है, और ये क्या है, कैनाल, ये क्या है, एट्रियम, और ये वेंट्रिकल, और ये ग्रेट वेसल, और यहाँ से क्या आया है, वेन्स के थ्रू ब्लड इसमें आया है। अब मैं इस जगह पर एक पार्टीशन डालना चाहता हूँ ताकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए रूम के हिसाब से। आप ये पूरा रूम है आपका, ये जो अब मैं पार्टीशन डालना चाहता हूँ, ये पार्टीशन बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक रूफ से, छत से, ये जो आपका एट्रियम है इसके छत से एक, जैसे शटर ऊपर से नीचे उतारते हैं ना, ऐसे एक पार्टीशन को हम नीचे उतार रहे हैं। जैसे ये बीम देख रहे हैं ना आप, ये बीम सीधा है, लेकिन ये जो पार्टीशन मैं दिखाऊंगा ना आपको, वो आर्च लाइक होगी, वरना ये देखिए कैसे है, सीधा छत से थोड़ा आगे निकला हुआ है, और जब वो पिलर को टकराया तो पिलर भी थोड़े अंदर, लेकिन है कैसा, बिल्कुल ऐसे और ऐसे। पार्टीशन ऐसी नहीं है, पार्टीशन ऐसे, यानी इसी को मैं क्या करूं, आर्च की तरह बनाऊं। समझ गए, यहां से स्टार्ट होता है हमारा ये सेप्टम। अब कैसे ये सेप्टम स्टार्ट होगा, अब मैं यहां से ये सेप्टम को उठा रहा हूं ऐसे, ये कैसे है, ये ऐसा है, ये जो यहाँ है होता ऐसे। अब ये तो सिर्फ यहाँ तक है, क्या रूम सेपरेट हो गया, क्या हमारा दो में तकसीम हो गया, ऐसे क्या नहीं। और थोड़ा नीचे करो इसको नहीं, इसको तो कैसे होगा, ऐसे। और नीचे करो, ये ऐसे ही जैसे शॉप के शटर हमें नीचे करते होते ऐसे हैं, लेकिन ये राउंडेड इस तरीके से क्रिसेंटिक है। और नीचे करें, और नीचे, ये नीचे लेते आए, ये ऐसे डाउन आता है, डाउन आते 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 ये ग्राउंड के करीब आ जाएगा, कमरा हो गया दो में सेपरेट। लेकिन अगर ये सीधा होता, जैसे ये बीम है, जैसे शटर होते हैं, फिर तो ग्राउंड को ऐसे टच करता, क्योंकि ये ऐसे आया है तो पार्टीशन ग्राउंड तक पहुंचने के बावजूद भी उसका लोअर बॉर्डर के नीचे थोड़ा सा होल रहेगा। पार्टीशन के बावजूद छोटे छोटे जानवर नीचे से जा सकते हैं। इस पार्टीशन ने आपके इस रूम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उस तरफ जहां आप बैठे हुए हैं
ये आपका राइट वेंट्रिकल नहीं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जहाँ ये था पहले से ही वो राइट वेंट्रिकल जिसमें ये दरवाज़ा खुल रहा था, अंडरस्टैंड, जिसमें ये दरवाज़ा खुल रहा था ये राइट वेंट्रिकल है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या मुकम्मल जुदा हो गए कि यहाँ आता ब्लड उसके नीचे से होके उस रूम को भी सैराब करेगा, और ऐसा होना बड़ा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर मुकम्मल बंद कर देते तो पानी सिर्फ इसको यानी ब्लड सिर्फ इसको मिलता, उस पोर्शन को ब्लड मिलता ही ना, वो ग्रो ही नहीं करता। क्योंकि ये जो हरकत हुई है ये 5वें 6ठे वीक में हुई है, अभी उसको 30 वीक्स और गुजारने हैं, और अगर 30 वीक्स 30 वीक्स और आप गुजारते बगैर ब्लड के तो वो आपका जो एट्रियम बना था पीछे वो तो ख़त्म हो जाता। तो ब्लड को जारी रखना है। और ये जो सेप्टम क्रिएट किया है हमने ऐसे, जिसने 2 हिस्सों में तकसीम किया है आपके एट्रियम को, इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये हमारा पहला सेप्टम है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेप्टम। क्या कहते हैं? और फिर प्राइमरी सेप्टम नहीं कहते, जैसे यहाँ नहीं कहते पटेलर टेंडन, क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को कहते हैं ना पटेलर टेंडन, लेकिन कहते उसको हो लिगामेंटम पटेली, बोलते ऐसे हो ना, तो इसको भी ऐसे ही कहते हैं। नाम उसका प्राइमरी सेप्टम है लेकिन बोलते उसको हैं सेप्टम प्राइमम, सीधा सीधा प्राइमरी सेप्टम। इसको लेटनाइज करके इस तरीके से नॉमेनक्लेचर में टर्म ऐसे बनाया गया कि प्राइमरी सेप्टम या सेप्टम प्राइमम, तो इसको सेप्टम प्राइमम कहते हैं। सेप्टम प्राइमम कंप्लीट है कि थोड़ा डिफेक्ट है? कहाँ? नीचे। छोटे से इस डिफेक्ट को, छोटे से इस फोरामेन को, सुराख को कहते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम सुराखों को कहते हैं, ओपनिंग्स को, फोरामेना को ऑस्टियम। तो इसका नाम होता है ऑस्टियम, एक्चुअली इसका नाम होता है ऑस्टियम प्राइमम, प्राइमरी ऑस्टियम, पहला सुराख, पहला ओपनिंग। क्या इसी के साथ बच्चा पैदा हो जाए? होने देंगे? ऐसे नेचर देगी? नहीं देगी, क्योंकि डिफेक्ट है। तो इस डिफेक्ट को फिल करें, इस डिफेक्ट को फिल करना होगा, वरना बच्चा अगर ऐसे पैदा हो गया तो इधर डिफेक्ट रह जाएगा, यानी आगे यहाँ आएगा बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और तब तक 4 पल्मोनरी वेन्स उसके साथ कनेक्शन डेवलप करके उसमें डाल देंगी ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से निकल के ऑक्सीजनेटेड वो वाला इस तरफ आ जाएगा बह के। क्यों? प्रेशर उधर ज़्यादा होगा। क्यों? जब बच्चा पहली सांस लेके लंग को एक्सपेंड करेगा, पैराशूट की तरह जैसे लंग्स दोनों खुलेंगे, प्रेशर बढ़ेगा उधर, और रश करके ब्लड आएगा किसमें? उस एट्रियम में, जो पहले नहीं था, क्योंकि बच्चे ने अभी पहली सांस नहीं ली थी। तब यहाँ का ब्लड जा रहा था, जैसे ही प्रेशर उधर डेवलप हुआ उधर ब्लड, और रश करके ऐसे फ्लड करके ब्लड आ गया इधर, तो वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिल गया। अगर ना ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ख़राब ब्लड अगर वो ऑक्सीजनेटेड के साथ मिल जाता तो एओर्टा में ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड जाता। भाई ये ख़राब ब्लड अगर मिलता, उधर जाके मिलता अगर, तो बॉडी में कौन सा ब्लड जाता? साफ कि थोड़ा ख़राब? तो बॉडी हो जाती ब्लू, हो जाती साइनोसिस। क्या इस वक्त होगी साइनोसिस? क्या नहीं, क्योंकि साफ ब्लड ख़राब के साथ मिला है। और ख़राब किधर जाएगा? लंग में। और लंग हैरान रह जाएगा कि इसमें तो आधा साफ मिला हुआ है, और ये साफ तो अभी अभी मैंने साफ़ किया था। इसका मकसद है कि लंग पे दबाव बढ़ जाएगा, उसमें वो ब्लड तो होगा जो प्योरली डीऑक्सीजनेटेड, जो अभी भी बॉडी से आया है, वो ब्लड भी होगा जो रास्ते में मिक्स हो। ये वो है जो लंग ने साफ़ करके भेजा है। माना लंग उसे साफ ब्लड को दोबारा साफ़ करे, डबल लोड डालेंगे उस पर, लंग पे प्रेशर पड़ जाएगा, और लंग पे प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, और वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा कि राइट साइड का ब्लड खराब आ रहा है, वो लंग को गया, इसके लिए तो लंग तैयार है, लेकिन ये लेफ्ट का ब्लड भी आधा इधर आ गया है। इसका नुकसान एओर्टा को क्या होगा? एओर्टा में पूरा ब्लड जाएगा कि कम जाएगा? क्यों? क्योंकि आधा तो इधर आ गया है ब्लड, वो साफ वाला ब्लड दोबारा साफ होने के लिए जा रहा है, जबकि उसको बॉडी में जाना चाहिए। तो बॉडी पूरा ब्लड लेगी कि कम लेगी? तो सीधा बोलो कि हार्ट फेलियर होगा। होगा कि नहीं? आपको हर जगह से ब्लड, जब आपके इस ग्रोइंग चाइल्ड में हर जगह कम ब्लड मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ क्या सही होगी? कि ग्रोथ उसकी रिटार्ड हो जाएगी।
तो बच्चे में आप देखेंगे कि ग्रोथ स्लो होगी, माइलस्टोन स्लो होंगे, उसके वेट गेन कर नहीं सकेगा क्योंकि उसको ब्लड ही सही नहीं मिल रहा है। ब्लड पूरा मिल ही नहीं रहा है, वो जितना मिल रहा है आधा मिल रहा है उसको ब्लड, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो लीक होकर किधर जा रहा है, बार बार वो सफाई के लिए जा रहा है। अब सफाई के लिए तो बॉडी को दो, साफ ब्लड को दोबारा साफ क्यों करते हो? मसला ये है कि ये कभी कभी इसको बंद करना है कि नहीं, इसको बंद करना है तो इसको एक टिश्यू बंद करेगा। ये टिश्यू किधर से आएगा? ये आप यहां पे देख रहे हो क्या होता है, ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ये जितने भी ओरिफिसेस होती है ना, जिन पे वेल्व्स लगे हुए होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे दरवाजे होते हैं। दरवाज़ों में होती है चौखाट लगी हुई, ये होती है ज़्यादातर मेटल की, और उन चौखाटों में लगे होते हैं दरवाजे, वो होते हैं लकड़ी के। ठीक ये भी सिलसिला यहाँ पर है। जहाँ सुराख होता है, सुराख किस में होगा? मस्कुलेचर में। नेचर ने उधर सुराख के पास अराउंड यहाँ पर एक फाइब्रस रिंग डाली हुई है। फाइब्रस रिंग, हर सुराख में एक फाइब्रस रिंग होती है, और उस फाइब्रस रिंग में जुड़े हुए होते हैं क्या? कस्प ऑफ द वेल्व्स। ये फाइब्रस रिंग क्यों डाली जाती है यहाँ पर? अगर ये मायोकार्डियम में होता सुराख, और अगर मायोकार्डियम होता कंट्रैक्ट, तो ये सुराख भी बंद हो जाते हैं। आप देखें हर जगह दीवार में ईंटें, लेकिन उस जगह पर ईंट के लोहे की चौखाट, और उसमें जो दरवाजे फिट होंगे वो लकड़ी के। इसका मकसद ये है कि ऑल अराउंड ये क्या होती हैं? फाइब्रस रिंग्स होती हैं। तो ये जो मैंने कैनाल में ये एक पूरी रिंग डाली है, ये किस चीज़ की होगी? मायोकार्डियम की कि फाइब्रस रिंग होगी? तो ये फाइब्रस रिंग होती है। अब मैं इसको अगर राइट और लेफ्ट में तकसीम करूंगा आगे चल के, जो अभी भी मैंने कर दिया है, तो ये जो राइट एट्रियम वाला ब्लड होगा, ये वाला, ये भी इस कैनाल से दाखिल होकर वेंट्रिकल में जाएगा ना। और वो जो पीछे है आपका कौन, लेफ्ट एट्रियम जो बनाया है अभी अभी आपने, वो जो आगे चल के 4 पल्मोनरी वेन्स के साथ कनेक्शन डेवलप करेगा, तो वो ब्लड भी तो वेंट्रिकल में जाएगा कि नहीं? क्या इसी कैनाल से जाएगा या इसका कोई और कैनाल है? यही कैनाल है। तो इसका मकसद है कि तुमने वहाँ पार्टीशन डाल के दो ब्लड को अलग तो कर दिया है, लेकिन अगर उसका कैनाल सेम है तो फिर मिक्स हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इस कैनाल को पार्टीशन करके इसको 2 फोरामेना बनाओ इसको, और ये आगे चल के फोरामेना ऐसे बनेंगे जैसे ये है कैनाल, इसकी अपर और लोअर पोर्शन ऐसे होंगी जैसे इंग्लिश का 8 होता है। ये देखें कैसे, क्या हो गया? एक कैनाल के 2 फोरामेना, तो 2 फोरामेना हो जाएंगे। और कौन कर रहा है ये फोरामेना? किसके साथ हो रहे हैं ये फोरामेना? ये रिंग के कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहे हैं। कौन सी रिंग? फाइब्रस रिंग। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये फाइब्रस रिंग। अब ये राइट का ब्लड राइट में जाएगा और लेफ्ट का ब्लड लेफ्ट में जाएगा। एक को बाइकस्पिड वेल्व मिलेगा, दूसरे को ट्राइकस्पिड वेल्व मिलेगा। लेफ्ट वाले को माइट्रल मिलेगा, राइट वाले को ट्राइकस्पिड वेल्व मिलेगा, क्योंकि इसमें वेल्व भी तो डालना है ना, सिर्फ चौखाट तो नहीं डालनी, दरवाज़ा भी तो फिट करना है। एक में 2 ताक वाला दरवाज़ा, एक में 3 ताक वाला दरवाज़ा। अब ये तो चलो हो गया। जब तुम इसको वेंट्रिकल में भेजोगे तो फिर वेंट्रिकल सिंगल है। तुमने इतनी तकलीफ की, फ़ायदा तो कोई नहीं, आगे फिर वो ब्लड मिक्स हो जाएगा। इसका मकसद ये हो गया कि वेंट्रिकल को भी 2 में तकसीम करना होगा। ये चल के आगे करेंगे, अभी नहीं। अब ये वेंट्रिकल को 2 में तकसीम करके आप चलो 2 में तो कर दो। तो हर एक का ब्लड अपने अपने वेंट्रिकल में चला गया। फिर इधर होगा एक बड़ा सा रिंग, जो फिर होगा 2 में, इसका भी ब्लड, इसका भी ब्लड, फिर वेसल सिंगल, फिर ब्लड मिक्स। अब आखिरी बारी आएगी कि किसको डिवाइड करूं, किसको? इस ग्रेट वेसल को डिवाइड करूं। वेसल एक ही है, इस वेसल को मैं करूंगा डिवाइड। एक और पार्टीशन चाहिए, और ये पार्टीशन मैं लाऊंगा कहाँ से? मैं किसी न किसी टिश्यू से लाऊंगा, बताऊंगा आगे चल के। किसी न किसी टिश्यू से लाऊंगा, और वो आएगी हेड एंड नेक से, एक प्लेट की तरह ऐसे उतरेगी आसमान से, और इसको 2 में तकसीम कर देगी। ये 2 ग्रेट वेसल्स बन गई। जो वेसल तुम्हारी
राइट वेंट्रिकल के लाइन में होगी, इसका नाम तुम पल्मोनरी ट्रंक डाल दोगे। जो वेसल तुम्हारी लेफ्ट वेंट्रिकल के लाइन में होगी, इसका नाम तुम एओर्टा डालोगे। यही होती है ना दोनों। तो इसका मकसद है कि पार्टीशन किसके और किसके बीच में डाली है मैंने? जी, ग्रेट वेसल में उसने क्या किया? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को दो में डिवाइड कर दिया। इस पार्टीशन, इस सेप्टम को कहते हैं एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। सीधा सीधा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को दो में डिवाइड करने वाला सेप्टम। आप इस पे भी नज़र रखना, आगे चल के काम आएगा। आप इस पे भी नज़र रखना, ये भी आगे चल के काम आएगा। ये बहुत बड़े कंजेनिटल डिफेक्ट्स काज करते हैं, इनके न बनने की वजह से या इनके डिफेक्ट होने की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। आप सिर्फ इस पे ध्यान दें। इसका मकसद है कि ये जो ब्लैक कलर का मैंने टिश्यू, जिसकी वजह से मैंने ऑस्टियम को बंद करने की कोशिश की है, ये टिश्यू मस्कुलेचर नहीं है, ये टिश्यू है फाइब्रस। किधर से आया होगा? रिंग से। उस रिंग की वजह से ये ऑस्टियम अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया और तुम्हारा सेप्टम कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है। अभी बच्चे को कोई 25 महीने अंदर, 25 वीक अंदर गुजार रहे हैं अभी। अगर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया तो काम में आएगा सिर्फ ये राइट वेंट्रिकल, क्योंकि एक्सेस ये है, और वो जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कट ऑफ हो गया मुकम्मल तौर पे। क्या ब्लड जाएगा क्या उधर? नहीं। ये तो तब जाएगा जब लंग काम करेगा। वो लंग काम करेगा जब बच्चा सांस लेगा, वो तो तब जब बच्चा डिलीवर होगा। अब तो ये नहीं लेगा। इसका मकसद है कि मेरा वो इतना बड़ा हाफ रूम का ज़ाया हो गया। ऐसा करना नहीं है आपको। आपको ऐसे कर देंगे तो फिर आपका लेफ्ट एट्रियम आगे डेवलप कैसे होगा? आप जैसे जैसे इसको बंद करते जाएं, अगर खुदा न खास्ता ये बंद न हो पाए तो इसको भी कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। होगा कि नहीं? तो इसको भी कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दरअसल किसका डिफेक्ट है? ऑस्टियम प्राइमम का डिफेक्ट। ऑस्टियम प्राइमम बंद ना हो सका, ये खुला रह गया। मतलब वो शटर पूरा बंद, नीचे से आ जा सकते हो आप। ये बर्थ के बाद भी यही हाल होगा। उधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो डीऑक्सीजनेटेड में मिलता रहेगा। ये तो होल इन द हार्ट, जिसमें कहते हैं दिल में सुराख। तो दिल का सुराख किस वजह से हुआ है? सेप्टम प्राइमम के अंदर मौजूद वो जो ऑस्टियम प्राइमम है वो बंद ना हो सका। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों में, कम बच्चों में होती है। तो होता क्या है दरअसल, अब जैसे जैसे ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट बंद होता जाएगा, क्योंकि मुझे उस साइड को इस्तेमाल करना है, जैसे जैसे ये बंद होता जाएगा, टिश्यू ऐड होता जाएगा, इधर से टिश्यू डैमेज होता जाएगा, उसके अंदर डिजनरेशन होती जाएगी। यानी ये शटर मैंने नीचे किया है, इसमें होल है। जैसे जैसे मैं ये होल बंद करूँगा, उस शटर के ऊपर इस जगह पे मैं रोशनदान बनाता जाऊँगा। थोड़ा टिश्यू इधर आ गया, अब देखें यहाँ से थोड़ा टिश्यू इधर आ गया तो थोड़ा यहाँ से गायब हो गया, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और गायब, ये और आ गया तो और गायब। इधर मुकम्मल बंद, फिर उधर खुल गया। इसका मकसद है कि हमारा वो लेफ्ट एट्रियम उस तरफ वाला, राइट एट्रियम इस तरफ वाला, फिर कम्युनिकेशन जारी और ऐसी करनी ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये जो आपने यहाँ किया है, इससे फोरामेन को कहते हैं फोरामेन ओवेल। चलो छोड़ो उस फोरामेन को। ये फोरामेन किस सेप्टम में मौजूद है? सेप्टम प्राइमम में। लेकिन ये फोरामेन नंबर 1 है कि फोरामेन नंबर 2 है? 1 वाला तो वो अभी अभी बंद किया आपने, जिसका नाम डाला था तुमने ऑस्टियम प्राइमम। वो जैसे ऑस्टियम प्राइमम बंद हुआ तो खुल गया एक और ऑस्टियम। ये भी ऑस्टियम है, प्राइमरी के सेकेंडरी, ऑस्टियम सेकेंडम। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियम सेकेंडम। तो ये ऑस्टियम सेकेंडम है। सेकेंडम मीन सेकेंडरी, ये ऑस्टियम सेकेंडम। इससे आपका काम होता रहेगा। चलो काम तो होता रहेगा, क्या इस हालत में बच्चा पैदा हो जाएगा? ज़ाहिर है नहीं। इस हालत में बच्चे को पैदा करना था तो उसमें क्या खामी थी? वो नीचे से सुराख था, उसे काम चला लेते। अगर ऐसे ही करना था
तो इस सुराख को अब बंद करने की बारी आएगी। लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो इसको बंद ही नहीं कर सकते आप। अगर बंद कर दिया तो खेल खत्म, पीछे तो फिर आपका लेफ्ट एट्रियम जो तुमने शटर करके बंद कर दिया है वो तो लेफ्ट एट्रियम डेवलप ही नहीं होगा, ब्लड ही नहीं जाएगा, ब्लड तो यहाँ से आता है। तो इससे क्या करेंगे, इसके आगे वो जो रोशनदान बनाया है इसके आगे एक और सेप्टम लेके आएंगे ताकि वो रोशनदान थोड़ा छुप जाए, बस बंद ना हो, क्योंकि बंद करना नहीं है हमें, अभी नहीं बंद करना। इसको कब बंद करना है, जब बच्चा पहली सांस लेगा, अभी नहीं। वो जब बच्चा पहली सांस लेगा तब ये सारे शटर बनेंगे क्या एक दिन के अंदर? नेचर पहले बना देगी उसको। अब क्या करेगी नेचर, ये जो उसका रोशनदान जिसको हम कहते हैं ऑस्टियम सेकंडम, इसके आगे से पर्दा नीचे गिरेगा, एक और सेप्टम बनेगा उस प्राइमरी सेप्टम के आगे, इस शटर के आगे, और वो भी होगा क्रीसेंटिक ऐसे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इतना नीचे आएगा जितना ये सुराख है, ताकि इसको छुपा ले। ये देखें ये सुराख है, कौन सा, ये ऊपर वाला ऑस्टियम सेकंडम। ये जो मैं ऊपर से ला रहा हूं दूसरा सेप्टम, प्राइमरी के सेकेंडरी, सेप्टम सेकंडम, ये मैं लाऊंगा ऐसे, ये देखिए, समझ गए, ये मैं ऐसे लाऊंगा। क्या ये ऑस्टियम सेकंडम बंद हो गया कि नहीं? छुप गया है, बंद नहीं हुआ है। यानी आप यहां से अगर हाथ डालें तो ब्लड आ जा रहा है, आपको दिखावे के लिए ऐसे लग रहा है, सिर्फ आगे से ऐसे बंद हुआ है बस। ये जो फोरामेन है इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, और इसके आगे से, और फोरामेन ओवेल किसने बनाया है, ऑस्टियम सेकंडम है ये, इसके आगे कौन गिरा है, सेप्टम सेकंडम, ये ऐसे गिरा है। और यही सिलसिला अब अगले 30 हफ्ते तक जाएगा जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। अब बच्चे की डिलीवरी हो गई है, बच्चा पहली सांस ले रहा है, बच्चे ने सांस ली है, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्राय करेगा बच्चा, क्योंकि क्राय के लिए चाहिए सांस को बाहर निकालना, और सांस अंदर लेगा तो बाहर निकालेगा ना। बच्चे ने अगर सांस नहीं ली ना तो आवाज़ भी नहीं आएगी, क्योंकि आवाज़ आती है सांस को बाहर निकालने से, और बाहर निकाली है माने अंदर लिए उसने, और अंदर लिए तो अब रुकेगी नहीं, अब वो साइकिल शुरू हो जाएगा। अब जब तक बच्चे की ज़िंदगी है वो सांस अब चलती रहेगी लंग पैराशूट की तरफ। अब जब लंग पैराशूट की तरफ पहली सांस उसने ली अगर, तो वो जो अराउंड ब्लड मौजूद है क्या रुका रहेगा, रश करके वापस आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, तो वो 4 पल्मोनरी वेन से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो अब की बार प्रेशर राइट एट्रियम में ज़्यादा कि लेफ्ट में ज़्यादा? अगर लेफ्ट में ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये जो ऐसे था कैसे रहेगा कि ठक करके बंद हो जाएगा, और जब बंद हो गया तो ये फोरामेन ओवेल नज़र आ रहा है कि नज़र ही नहीं बल्कि सील हो गया। अभी सील नहीं हुआ है, अगर आप चाहें ज़बरदस्ती कि यहाँ मैं कोई पिन दाखिल कर दूँ तो चली जाएगी, माना प्रोब डाल देंगे तो पेटेंट पाएंगे उसको आप, लेकिन प्रेशर की वजह से ऐसे चिपका हुआ है, ब्लड मिक्स नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रोब पेटेंसी, माना है पेटेंट, कोई प्रोब डाल देंगे तो चला जाएगा, माना सील नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने में ये सील हो जाएगा। लेकिन पहले 6 महीने में भी ब्लड को मिक्स होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि हमेशा प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम इसको ऐसे करके बंद कर देगा तो ये बंद हो जाएगा। तो आपका ये जो सेप्टम बनता है बिटवीन 2 एट्रिया, वो एक सेप्टम से बनता है कि 2 सेप्टा से बनता है, समझ गए? एक सेप्टम सेकंडम और एक सेप्टम प्राइमम। और सेप्टम सेकंडम क्यों? क्योंकि ये ऑस्टियम सेकंडम को बंद कर सके। अगर ऑस्टियम सेकंडम ज़्यादा बड़ा हो, सेप्टम सेकंडम नॉर्मल साइज का हो, तो ये होगा, ये सेकेंडरी सेप्टम ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये होल इन द हार्ट, ये पेटेंट फोरामेन ओवेल बंद होने के बावजूद खुला रह गया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। कभी ये नॉर्मल होता है, ये छोटा रह जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं बना है। वो शटर, वो जो आपने पर्दा लगाया है, वो रोशनदान से छोटा है। लेकिन गड़बड़ कुछ भी हो, ये गड़बड़ जो है, ये जो सुराख डेवलप हुआ है, ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ये ऑस्टियम प्राइमम का डिफेक्ट है कि ऑस्टियम सेकंडम का डिफेक्ट है? ठीक है, वो ऑस्टियम सेकंडम का डिफेक्ट है। ज़्यादातर केसेस ऑस्टियम सेकंडम के डिफेक्ट के होते हैं, समझ गए? तो इसका मकसद है कि इसको कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है? बहुत रेयर केसेस में
ऑस्टियम प्राइमम का, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पेटेंट फोरामेन ओवेल का, जिसके ऊपर सेप्टम सेकंडम सही बन न सके या ये खुद बड़ा हो। अगर बहुत छोटा सा रह गया है पैदा होने के टाइम पर तो आप वेट करें, हो सकता है कि इसकी ग्रोथ हो जाए और टाइनी किस्म के छोटे जो ASDs होते हैं ये बंद हो भी जाते हैं, तो फौरी तौर पे ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे से होते हैं तो उनके इतने सिम्टम्स भी नहीं होते, अटेंडेंट पेरेंट्स लेके भी नहीं आएंगे बच्चे के, क्योंकि इतने सिम्टम्स उसके नहीं होते। छोटा सा है तो शायद आपको कुछ करना भी ना पड़े, शायद चलो थोड़ा सा होता रहेगा, लेकिन अगर होल बड़ा है तो पर आपको सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर ये बंद करना पड़ेगा। अभी तो शायद आपको इतने सिम्टम्स ना मिलें, लेकिन आगे चल के काफ़ी मिलेंगे, जिससे बच्चे का ग्रोथ बढ़ेगा, उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे उसको हाइपोक्सिया ज़्यादा होगी, और साथ में आप देखेंगे कि उसको ब्लूनेस वगैरह ये मसले हो सकते हैं। टाइम के साथ ये प्रॉब्लम होगा, फौरी तौर पे ऑपरेशन की इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको दें आप, टाइम दें। हो सकता है कि इसकी किस्मत अच्छी हो, ये सेप्टम बड़ा आगे ग्रोथ करके शायद बंद ही कर दे इसको, क्योंकि इसके सिम्टम्स से इतने ख़तरनाक वैसे ख़तरनाक होते हैं। हमने 40 साल तक भी लोग देखे हैं जो होल बंद करवाने आते हैं। ये इंटरएट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। वेंट्रिकुलर में आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद नहीं होती है कि ये बंद हो जाएगा। थोड़ा सा है, छोटा सा, अगर सिम्टम्स कम हैं उसके तो कुछ वेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 10, 15, 20 साल में उसका ऑपरेशन हर हाल में कराना होगा, क्योंकि उसका काज अलग है, वो हम अलग से डिस्कस करें। अब ये अगर सारा मामला हो गया तो आपको बेसिक पैथोलॉजी तो समझ में आ गई। ये हमने पैथोलॉजी में भी थोड़ा बहुत किया था, ये बेसिक पैथोलॉजी आपको समझ में आ गई। अब इससे निकल के आप आगे आते हो और अब आप मेडिसिन कॉम्प्लेक्स को देखो। ये वाला पेशेंट अटेंडेंट या उसकी मदर लेके आई है ऐसे पेशेंट को, क्या कंप्लेन करेगी? ज़्यादातर तो बहुत छोटे बच्चों को नहीं लेके आते, क्योंकि अभी उनमें इतने सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, या जिनके छोटे होल्स होते हैं, जिनमें दिल में सुराख, ये बाद में होते हैं ज़ाहिर सिम्टम्स। क्या ज़ाहिर होंगे सिम्टम्स? सिम्टम्स ये होंगे कि ब्लड सिर्फ राइट पे वो नहीं होगा जो आम सा है, लेफ़्ट वाला भी राइट में शामिल हो जाता है, और लेफ़्ट वाला शामिल हो जाता है तो लंग पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उसकी वेसल्स ज़्यादा डायलेटेड हो जाएंगी, वहाँ एडिमा आ सकता है, और साथ में यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ब्लड वेसल पे दबाव पड़ते पड़ते उसमें थिकनिंग हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई तो अब राइट वेंट्रिकल आपका सही पंप कर पाएगा कि उसको डिफ़िकल्टी होगी? अगर वो डिफ़िकल्टी होगी तो उसका असर इंफीरियर सुपीरियर वेना के वहाँ पे पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ब्लड रुकेगा उधर, वो ब्लड रुकेगा तो एडिमा वगैरह हो सकती है। क्या सिर्फ एडिमा होगी? कि हो सकता है कि कभी राइट साइड का प्रेशर आगे चल के इतना ना बढ़ जाए कि अब की बार ब्लड राइट से लेफ्ट की तरफ ना निकल जाए कहीं, कि बहुत सारे सालों के बाद राइट वेंट्रिकल पंप करते करते इतना मोटा हो जाता है कि उसका प्रेशर कहीं लेफ्ट से भी ना बढ़ जाए। और अगर लेफ्ट से बढ़ गया तो क्या कहते हो, अब ब्लड लेफ्ट के तरफ राइट में आएगा कि राइट का लेफ्ट को जाएगा, और राइट में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड होता है, वो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड के साथ मिलेगा, तो बॉडी को ज़्यादातर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा। अब साइनोसिस ज़ाहिर होगी, अब होगी, वैसे नहीं होती। ऐसा फिनोमेना हो जाए जिसमें राइट वेंट्रिकल की साइड का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाए लेफ्ट से आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो फिर इस फिनोमेना को कहते हैं ईज़न-मेंजर्स फिनोमेना। इसका आदि ईज़न-मेंजर नाम है साइंटिस्ट का। Eisenmenger phenomenon. And this is called the Eisenmenger phenomena. What has happened? After a long time, pressure on your right atrium and the right ventricle develops a hypertrophied musculature, and now its pressure increases than that of the left, and now the pump is actually so strong on the right side that the blood can go from right to the left now, and the left blood is mixed with the deoxygenated, distributed through aorta, and now you are supplied with more deoxygenated blood. यहाँ हो जाएगी क्या? अब साइनोसिस, ब्लू लिप्स वगैरह ये ऐसे शिफ्ट हो सकता है, तो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक अभी भी ऑपरेशन आपने नहीं किया तो। ये बेसिक पैथोलॉजी होती है, इसको लेके पेशेंट उमूमन आते हैं, कभी साइनोसिस के साथ तो कभी ये, या राइट साइड पर अगर ब्लड जमा हो गया क्योंकि ज़्यादा लोड है उस पर, तो उसका एट्रियम एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होगा तो उस पर फिब्रिलेशन शुरू हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन,
और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से अंदर थ्रोम्बस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई, तो वहाँ से थ्रोम्बस टूट के एम्बुलस किधर जाएगा? ये एम्बुलस सिस्टमिक सर्कुलेशन में कि पल्मोनरी में? क्यों? बना है राइट पे तो जाएगा कैसे उधर लेफ्ट पे? प्रेशर ज़्यादा कहाँ है? लेफ्ट पे। तो क्या ये लेफ्ट पे घुस सकता है क्या? राइट पे ही जाएगा। तो किधर जाएगा? पल्मोनरी में। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करेगा। लेकिन अगर प्रेशर इजन मेजर के तहत बढ़ गया है राइट पे, तो ये जा सकता है ना किस तरफ? लेफ्ट पे। अब जा सकता है लेफ्ट पे और कर सकता है स्ट्रोक भी। ऐसे थ्रोम्बा है, ऐसे एम्बुलेंस को जो बना राइट पर है गया लेफ्ट पे है। थ्रोम्बस बना है राइट पे लेकिन उसका टुकड़ा टूट के गया है लेफ्ट पे। तो ऐसे एम्बुलाय को कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बुलाय, उल्टे एम्बुलाय, यानी बने हैं किसी और जगह, गए हैं किसी और जगह। बने हैं राइट साइड पे, पल्मोनरी न बन के वो चले गए हैं कहाँ? सिस्टमिक साइड पे, और वो फंसे हैं किधर? ब्रेन में, और उधर कर रहे हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक दरअसल करता कौन सा है? वो जो लेफ्ट में बनता है। जैसे माइट्रल स्टेनोसिस थी, वहाँ का टूट के गया, वो यहाँ फंसा, तो समझ में आता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है। राइट वाला लेफ्ट पे कैसे चला गया? प्रेशर ज़्यादा है इजन मेजर फिनोमेना की वजह से। तो वो और होल तो वैसे ही है। इसको यहाँ पर हम देखते हैं। अब इसको आप देखेंगे इसके सिम्टम्स वगैरह कैसे। अब यहाँ पर आप देखें कि ये होल यहाँ रह गया है, ये यहाँ रह सकता है। वो ऑस्टियम प्राइमम में मसला या ऑस्टियम सेकंडम का मसला, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो पेशेंट है यहाँ पर उमूमन ये डिफेक्ट क्या है? ये डिफेक्ट आपने देखा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। किसके अंदर है? ये क्लोज नहीं हो सका आपका इंटरएट्रियल सेप्टम। ज़्यादा प्रॉब्लम ऑस्टियम सेकंडम का, कम ऑस्टियम प्राइमम का। और इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। और ये फोरामेन ओवेल, ये सारा आपने यहाँ पर देख लिया। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये देखें, ये यहाँ पर है, ये ऊपर देखेंगे, ये आ रहा था सेप्टम सेकंडम, शॉर्ट रह गया तो सुराख रह गया इतना बड़ा। ये आ गया है पूरा लेकिन फोरामेन बड़ा है, तब भी डिफेक्ट रह जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ये आप देखेंगे कि अगर ये छोटा है तो कितने सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर ये बड़ा है तो फिर प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि ये डिस्निया वगैरह, एडिमा और इनके प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट पहुँच जाएगा, उसके अटेंडेंट लेके आ जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पर जनरली देखो तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर और साथ में स्ट्रोक जब उस तरफ एम्बुलेंस लेफ्ट साइड पर जाए तो, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो वैसे ही होगी क्योंकि लंग पे लोड बहुत ज़्यादा है। और इसी को यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ज़ाहिर है जब डिफेक्ट होगा तो पंप करने के साथ ज़ाहिर है ब्लड रश करके आ सकता है, वहाँ मरमर्स भी सुनाई दे सकते हैं क्योंकि नैरो पैसेज से जब ब्लड ज़ोर से जाता है तो आवाज़ आती है, इसको मरमर्स कहते हैं। तो आपको मरमर्स भी सुनाई दे सकते हैं। चेस्ट एक्सरे देखेंगे हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट की साइज़, उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो पल्मोनरी आर्टरीज डायलेटेड होंगी क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन का केस भी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे। और उसको आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये पूरा जो देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज देखेंगे, ये देखिए निशानात ये देख रहे हैं, ये ऐसे होते नहीं है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इसकी ट्रीटमेंट, अब अगर आप ट्रीटमेंट देखना चाहें ईसीजी में पता चल जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन आएगी, उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, ये ईसीजी में भी ना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इकोकार्डियोग्राफी में पूरी हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, किस मस्कुलेचर की कितनी थिकनेस है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, डिफेक्ट किधर है, ये सारा पूरा एट्रिया कितना डायलेटेड है, ये सारा आपको इकोकार्डियोग्राफी में। या फिर अगर अवेलेबल है तो फिर सीधा अंदर कैथेटर डाल के पूरा विजुअलाइज कर दें अंदर, इसको कार्डियक कैथेटराइजेशन कहते हैं। और आजकल कार्डियक कैथेटराइजेशन के ज़रिए ही इसको सील कर रहे हैं, किसी ज़माने में ओपन करते थे, अब ओपन नहीं होती है, सीधा ऐसे भी कर देते हैं। जैसे ना एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ये भी कार्डियक कैथेटराइजेशन में मॉनिटर पे देख के उस जगह को सील कर देते हैं। तो आजकल ये परकुटेनियस भी हो रहा है इसका ट्रीटमेंट। जब बड़ा है तो, छोटा है सिम्टम्स नहीं है तो लीव इट अलोन, लेकिन सिम्टम्स हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा और उसके साथ फिर ये पेशेंट इस तरीके से। तो ट्रीटमेंट मैंने बताई, क्योंकि फिब्रिलेशन के चांसेस हैं ज़्यादा, अब आप सर्जरी करना नहीं चाहते तो अगर फॉर एग्जांपल ठीक है जी, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे कि
अगर ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल सर्जिकल नहीं करना चाहते, इंटरवेंशन नहीं है, तो फिर आप कम से कम फिब्रिलेशन को कम करें। और फिब्रिलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि थ्रोम्बस बनेगा, तो आप एंटीकोगुलेंट्स वगैरह हेपरिन पे रखें ताकि ये थ्रोम्बस न बने, क्योंकि ये रिस्क है। हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट दें। फिलहाल आप उसको मेडिकेशन पे रखें, लेकिन इन दी एंड अगर होल बड़ा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूर हो जाएगी। लेकिन जब तक सर्जिकल इंटरवेंशन ना हो तब तक आप इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। ख़ास प्रॉब्लम क्या है? हार्ट फेलियर का, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का और साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन का। एंटी एरिथमियाज, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटीकोगुलेंट्स, हार्ट फेलियर की ड्रग्स और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के, ये साथ मिला के दें। पेशेंट काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही फिट हो जाए पेशेंट या वो तैयार हो जाए, तो फिर अगर होल बड़ा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन करें आप, तो वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये पेशेंट उमूमन आप देखिए कि ये पेशेंट तो सेप्टल डिफेक्ट आप उसको ठीक कर देंगे। ये पेशेंट उमूमन वेट करते रहते हैं। 40-45 साल की भी हमने ख़वातीन देखी ऐसी जो होल होता है उनके हार्ट में, जिनको ना दिल में सुराख है। दिल में सुराख में आपको 30-40 साल का नज़र आए ना, तो ये समझ लेना वेंट्रिकल सुराख नहीं है, ये वेंट्रिकल वाला सुराख नहीं है, ये एट्रियम वाला है। वेंट्रिकल वाला इतना सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, इसलिए उसका इलाज बहुत जल्दी किया जाता है। जैसे आया, उसने देखा ये प्रॉब्लम है, एकदम से डेट दे देंगे और फ़ौरन ही आपकी ये सर्जरी प्लान हो जाएगी। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो अगली हमारी क्लास होगी VSD, देखेंगे कि ये VSD है क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टम खुद क्या है, ये बनता कैसे है। वो भी फुल नहीं है, वो 95% कुछ और चीज़ है, 5% और ऐड होता है। हाँ, बाय बर्थ बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा है, अगर छोटा सा है तो शुरू में शायद न चले, लेकिन आपको जल्दी पता चल जाएगा इसका। और फिर एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, इको और फिर कुछ ख़ास किस्म के मरमर्स, और उसके बाद आप इको करेंगे तो पता चल जाएगा। और प्लान कर दें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, अर्ली एज में ही 10-15-12 साल के अंदर अंदर ही जो है ना वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वरना पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वेंट्रिकल है, आप खुद सोचें, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के साथ इस किस्म की आप गफलत नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर में तो ब्लड इसी से निकलता है। एट्रिया तो फिर भी चलो गोदाम है, मशीन में डिफेक्ट आप अवेलेबल, मशीन में डिफेक्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। गोदाम में कर सकते हैं थोड़ा बहुत, चलो सफाई नहीं है ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उस जगह पर जहाँ से पंप हो रहा है आखिर में ब्लड, वो कैसे ख़राब हो, उसमें आप ये कर नहीं सकते। तो यू हैव टू एक्चुअली मेक द सर्जरी एंड इंटरवेंशन एज सून एज पॉसिबल। वो हमें वेंट्रिकल में पता चलेगा, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो दिस वाज योर क्लास, फाइल करें।